एसएसएस रैंक क्लास का जागरण। वालोरा महाद्वीप पूर्वी क्षेत्र। इन सकल के हलचल भरे शहरों में से एक क्रेस्टफोर्ड सिटी में 15 साल के युवक युवतियों का एक समूह अपने चेहरों पर गंभीरता और घबराहट के मिले जुले भाव लिए खड़ा था। उनके कंधों पर अलग अलग तरह के हथियार, तलवारें, भाले और तीरों से भरे तरकश के साथ धनुष लटके हुए थे, जबकि वे सभी अपने सामने चमकते हुए नीले पोर्टल की ओर देख रहे थे। सैन्य पोशाक पहने सशस्त्र पुरुष और महिलाएं पोर्टल के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाए अटूट सतर्कता के साथ पहरा दे रहे थे। हम सचमुच इस बार एक कालकोठरी में प्रवेश कर रहे हैं, एक छात्र ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह और घबराहट दोनों साफ झलक रहे थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी घबराया हुआ हूं, दूसरे ने स्वीकार किया, बेचैनी से हिलते हुए। हाँ, दैन्य, एक आत्मविश्वास से भरी आवाज ने उपहास किया। जागरूकता कालकोठरी में डरने जैसा कुछ नहीं है, इसमें बस गॉब्लिन होते हैं। तुम्हारे लिए कहना आसान है, किसी और ने बुदबुदाया। मैंने पहले कभी किसी राक्षस से लड़ाई नहीं की है, यह मेरी पहली वास्तविक लड़ाई होगी, और सच कहूं तो ये थोड़ा डरावना है। इतना मत सोचो, दूसरे ने कहा, उसका स्वर स्थिर और आश्वस्त करने वाला था। हमें 5 साल तक इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। अकादमी ने यह सुनिश्चित किया है कि हम कालकोठरी में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, दूसरे ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए सहमति जताई। हमें बस सावधान रहना है और जो हमने सीखा है उस पर टिके रहना है। हम ठीक रहेंगे। छात्रों ने बात करना जारी रखा, उनकी आवाज़ें घबराहट और दृढ़ संकल्प का मिश्रण थीं। कुछ स्पष्ट रूप से तनाव में थे, अपने हथियारों को कसकर पकड़े हुए थे, जबकि अन्य आत्मविश्वास के साथ सीधे खड़े थे, हॉराइजन अकादमी की कठोर शिक्षाओं पर भरोसा कर रहे थे। छात्रों के बीच एक आकर्षक युवक खड़ा था, जिसके चांदी सफ़ेद बाल सहजता से हवा में उड़ रहे थे, हर हरकत के साथ रोशनी को पकड़ रहे थे। उसकी चुभती हुई गुलाबी आंखें एक अलौकिक तीव्रता के साथ चमक रही थीं, जो भीड़ के बीच भी ध्यान आकर्षित कर रही थीं। क्या तुम डर रहे हो? आर्यन हंसा, अपने कांपते हुए दोस्त की ओर देखते हुए। उसने एक काली टी शर्ट के ऊपर नीली शर्ट पहनी हुई थी और उसकी कमर पर एक तलवार सुरक्षित रूप से बंधी थी। उसके कंधे पर पीछे एक छोटा बैग टंगा था और एक सावधानी से रखी गई कटार आसानी से पहुंच में थी, जो उसकी तैयार फिर भी सामान्य उपस्थिति को पूरा करती थी। थोड़ा, नेविन ने शांत आवाज में स्वीकार किया, उसके बिखरे हुए काले बाल उसकी झुकी हुई आंखों पर आ रहे थे। भले ही यह एक बिना रैंक वाली कालकोठरी है, अंदर के बॉस राक्षस का स्तर 3 से 5 तक हो सकता है, और अगर हमारी किस्मत अच्छी नहीं रही तो हमें स्तर 5 के बॉस का सामना करना पड़ सकता है। इतना चिंता मत करो, आर्यन हंसा, नेविन की गर्दन पर हाथ रखते हुए। यह एक गॉब्लिन आधारित कालकोठरी है और हम सभी जानते हैं कि वे सबसे कमजोर राक्षस हैं जो हमें कालकोठरी में मिल सकते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। नेविन ने आह भरी और सिर हिलाया, हालांकि उसके चेहरे पर हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। आर्यन ने हल्के निराशा के साथ सिर हिलाया, अपने सबसे अच्छे दोस्त को बिना रैंक वाली कालकोठरी जैसी हानिरहित चीज से इतना डरा हुआ देखकर। क्या वह? एक भयानक विचार उसके दिमाग में आया, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं बस ज्यादा सोच रहा हूँ। ये निश्चित रूप से बिना रैंक वाली कालकोठरी के कारण होना चाहिए। बिना रैंक वाली कालकोठरियाँ, जिन्हें अक्सर जागरूकता कालकोठरियाँ कहा जाता था, दुनिया में सबसे बुनियादी और कमजोर कालकोठरियाँ थीं। इन जगहों में कोई वास्तविक खतरा नहीं था, फिर भी वे हर 15 साल के बच्चे के लिए महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उनमें प्रवेश करना ही अपनी क्लास को जगाने और अपनी यात्रा को शुरू करने का एकमात्र तरीका था। मैं सोच रहा हूं कि मैं किस क्लास को जगाऊंगा, आर्यन ने सोचा। उसका उत्साह सतह के नीचे उमड़ रहा था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक छवि कौंधी, एक परिचित चेहरा जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। बड़ी बहन, तुम कहाँ हो? 2 साल हो गए हैं। उसका भाव अचानक बदल गया, उसकी आंखों की खुशी की चमक दुख में बदल गई। क्या तुम किसी तरह की मुसीबत में हो? उसने सोचा, अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए। लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढने आऊंगा, बस मुझे पहले एक क्लास जगाने दो। उसका भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने अपने संकल्प को मजबूत किया। 5 साल पहले, उसकी बहन के जागने से ठीक पहले, उनके माता पिता बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, जिससे आर्यन और उसकी बहन को हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ा। वह उसका सहारा थी, अनिश्चितता के तूफान में उसकी मार्गदर्शक थी। लेकिन 2 साल पहले, वह सहारा भी उससे छीन लिया गया जब उसकी बहन ने संदेश भेजना बंद कर दिया और उसके जीवन से गायब हो गई। उसे आखिरी बार देखे हुए एक जीवनकाल जैसा लग रहा था। तब से एक लगातार खालीपन ने उसे घेर लिया था, उसे ढूंढने की, अपने माता पिता के बारे में सच्चाई का पता लगाने की एक आवश्यकता। हर दिन वह लक्ष्य उसके दिल में और भी तेजी से जल रहा था, फीका होने से इनकार कर रहा था, और इसलिए अपनी क्लास को जगाना उसके लिए एक मील का पत्थर से कहीं ज्यादा बन गया था। यह अपने परिवार को फिर से पाने और उस सच्चाई को उजागर करने की ओर पहला कदम था जिसने उसे सालों तक परेशान किया था। सभी लोग, उसी क्षण, सुनहरे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके सामने आया। उसने स्टाइलिश तरीके से एक काला सूट और काले चश्मे पहने हुए थे।
वह हॉराइजन अकादमी का डीन प्रकाश तिवारी था। हॉराइजन अकादमी के छात्रों, ये वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपकी यात्रा की शुरुआत, 5 साल के अथक प्रयास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का चरमोत्कर्ष, उसने घोषित किया। उसकी आवाज़ गर्व और उद्देश्य के साथ गूंज रही थी। आपको इस दिन के लिए प्रशिक्षित, परखा और तैयार किया गया है। कालकोठरियों और उनके खतरों के बारे में जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, वह आपके अस्तित्व में अंकित है, इसलिए मैं उस पर शब्द बर्बाद नहीं करूंगा जो आप पहले से ही जानते हैं। उसने जारी रखा। उसकी आवाज़ गंभीर हो गई, जिसका अर्थ गहरा था। लेकिन ये याद रखें, एक कालकोठरी एक अक्षम्य जगह है, जहां गौरव और त्रासदी के बीच की रेखा बहुत पतली है। सतर्क रहें, क्योंकि अज्ञात हर छाया में छिपा है और अप्रत्याशित किसी का इंतजार नहीं करता है। बच्चों ने डीन की बात सुनकर सिर हिलाया। हालांकि वे थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि यह पहली बार था जब वे किसी कालकोठरी में जा रहे थे और राक्षसों से लड़ रहे थे। वे जानते थे कि वे सभी अच्छी तरह से तैयार थे। घबराहट उनके लिए सिर्फ एक क्षणिक समस्या थी, जो जैसे ही वे कालकोठरी में प्रवेश करेंगे, दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ो और कालकोठरी को जीतो, डीन ने चमकते हुए नीले पोर्टल की ओर इशारा करते हुए घोषणा की। चलो नेविन, अरियन ने नेविन से कहा, पोर्टल की ओर बढ़ते हुए। नेविन ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। जल्द ही वे हॉराइजन अकादमी के सभी छात्रों के साथ कालकोठरी में प्रवेश कर गए और दृश्य से गायब हो गए। जैसे ही अरियन पोर्टल से गुजरा, उसका सिर एक पल के लिए घूमा, फिर उसने खुद को एक सनकरे हॉल में खड़ा पाया। दीवारों पर मशालें लगी थीं और एक दुर्गंध अरियन से टकराए। धत, ये जगह बहुत बदबूदार है। चारों ओर देखते हुए उसने पाया कि वह अकेला नहीं था। उसके बगल में 6 अन्य छात्र मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी से भी वह परिचित नहीं था। ठीक उसी क्षण उसकी दृष्टि में एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी और उसके सिर में एक आवाज़ गूंजी। अरियन को एसएसएस रैंक क्लास डायमेंशनल कीपर जगाने के लिए बधाई। अरियन जम गया। उसकी सांस गले में अटक गई, क्योंकि चमकदार नीली अधिसूचना उसकी आंखों के सामने तैर रही थी। एसएसएस रैंक क्लास। उसका दिमाग घूम गया। शब्द उसके दिमाग में बैठ नहीं रहे थे। उसका दिल एक युद्ध ढोल की तरह उसकी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि उसने बार बार अधिसूचना को पढ़ा, यह उम्मीद करते हुए कि यह कोई क्रूर गड़बड़ी या गलती नहीं थी। ये सच नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसे लगा जैसे उसके नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। एफ से एसएसएस तक क्लास रैंक इस दुनिया में ताकत, क्षमता और शक्ति के स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करते थे। एफ बेकार था, डी औसत था, और यहाँ तक कि ए रैंक भी इतना दुर्लभ था कि किसी को जीवन भर की प्रशंसा मिल सके। लेकिन एसएसएस, यह एक ऐसा रैंक था जिसके बारे में मिथकों में बात की जाती थी, कुछ ऐसा जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सपने देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। अरियन ने कुछ उचित होने की उम्मीद प्रार्थना की थी। एक सी रैंक या यहाँ तक कि एक डी रैंक भी उसकी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए काफ़ी होता। लेकिन यह उसकी कल्पना से परे था। वह लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसके पैर कांप रहे थे और उसने अपने हाथों को एक साथ पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि निहितार्थ उसके दिमाग में आने लगे। एसएसएस रैंक, मैं पूरी दुनिया में क्षमता के पूर्ण शिखर पर हूँ। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। उसकी नसें सफ़ेद हो गईं, क्योंकि एक उत्साह और अविश्वास की लहर उसके माध्यम से दौड़ी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमेशा साधारण होने के लिए तैयार किया था, यह एहसास एक ज्वार की लहर की तरह आया। इतनी दुर्लभ क्लास का मतलब ताकत से कहीं ज्यादा था। इसका मतलब नियति था। इसका मतलब था कि हर वह दरवाज़ा जो उसके सामने बंद था, अब पूरी तरह से खुला था। उसका रास्ता सिर्फ साफ नहीं था, ये सुनहरा, अंधा करने वाला, अंतहीन था। उसके गले में एक घबराहट भरी हंसी उमड़ पड़ी, जो खामोशी में फैल गई। यह मेरे साथ कैसे हुआ? उसका सदमा एक कांपती हुई मुस्कान में पिघल गया, क्योंकि उसके भाग्य की गंभीरता ने उसे अभिभूत कर दिया। अपने जीवन में पहली बार अरियन को लगा कि दुनिया उसके प्रति सिर्फ उदासीन नहीं थी, उसने उसे चुना था। उसने उसे कुछ असाधारण की चाबियां सौंप दी थीं। मुझे हमेशा सिखाया गया था कि जो मेरे पास है उससे संतुष्ट रहूं, जीवन मुझे जो कुछ भी दे उसमें खुशी ढूंढूं। लेकिन ये सब कुछ बदल देता है, अरियन ने सोचा। उसकी मुट्ठियां एक नए संकल्प के साथ कस गईं। एक एसएसएस रैंक क्लास के साथ सबसे अच्छे से कम में समझौता करना एक अपमान होगा, खुद के लिए और उस क्षमता के लिए जिसका एक क्लास प्रतिनिधित्व करता है। मैं इस उपहार को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं नहीं करूंगा। अध्याय 2, 3 डायमेंशनल बॉडी, त्रिआयामी शरीर। लेकिन फिर भी, ये डायमेंशनल कीपर नाम की क्लास क्या है? मैंने इस तरह की किसी क्लास के बारे में नहीं सुना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा उपनाम यहाँ वॉकर क्यों है? अरियन सोचने लगा। उसे याद आया कि सिस्टम ने उसे उसके असली नाम अरियन मॉर्गन के बजाय अरियन वॉकर क्यों कहा था। वह समझ सकता था कि उसकी क्लास अद्वितीय हो सकती है, क्योंकि उसने एक दुर्लभ, अपनी तरह की एकमात्र एसएसएस रैंक क्लास जगाई थी। इसलिए उसे यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह ऐसी किसी क्लास से अवगत नहीं था। एक एसएसएस रैंक क्लास का अद्वितीय होना निश्चित था, लेकिन उसका नाम,
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिस्टम उसका नाम गलत बताएगा। जब तक कि मेरा असली नाम अरियन मॉर्गन नहीं बल्कि अरियन वॉकर है। अरियन एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचा। वह जानता था कि सिस्टम गलत नहीं हो सकता, इसलिए एकमात्र संभावित परिदृश्य ये था कि उसका नाम कभी अरियन मॉर्गन था ही नहीं बल्कि अरियन वॉकर था। ड्रर्र ड्रर्र, उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके पास उनके लिए समय नहीं था क्योंकि हॉल में गॉब्लिन की चीखें गूंज रही थीं। मैं इस कालकोठरी के बाद इसके बारे में सोचूंगा, उसने सोचा, अपने मन में स्टेटस कहते हुए। उसकी दृष्टि में एक स्क्रीन दिखाई दी जिसमें उसकी क्लास और अन्य विवरण थे। अरियन, रैंक नौसिखिया, लेवल 0, क्लास डायमेंशनल कीपर, शारीरिकता 4, आत्मा 6, ऊर्जा 5, कौशल क्लास कौशल 3 डायमेंशनल बॉडी, डायमेंशन ऑफ टाइम, प्राप्त कौशल 3 डायमेंशनल बॉडी और डायमेंशन ऑफ टाइम। अरियन ने उन कौशलों पर नजर डाली जो उसकी क्लास ने प्रदान किए थे। उसका चेहरा विचारशील था क्योंकि उसने उन्हें विस्तार से जांच किया। 3 डायमेंशनल बॉडी विवरण, एक ऐसा शरीर जिसमें 3D स्थानिक क्षेत्र के भीतर अद्वितीय नियंत्रण, धारणा और संपर्क क्षमताएं हैं जो संभावित रूप से मानव शारीरिकता की विशिष्ट सीमाओं से परे हैं। डायमेंशन ऑफ टाइम विवरण, रहस्यमय डायमेंशनल कीपर द्वारा धारण किया गया एक समयायाम, एक ऐसा स्थान जहां समय का प्रवाह उनकी इच्छा के अनुसार झुकता है, जो अकल्पनीय चमत्कार करने में सक्षम है। अजीब, इन कौशलों में कोई रैंक या स्तर नहीं है, अरियन ने सोचा, इसे बहुत असामान्य पाते हुए। इस दुनिया में कौशल, खजाने और कोई भी भौतिक वस्तु 6 श्रेणियों के तहत आती थी: कॉमन, सामान्य, अनकॉमन, असामान्य, रेयर, दुर्लभ, एपिक, महाकाव्य, लेजेंडरी, पौराणिक और डिवाइन, दिव्य रैंक। फिर भी उसकी क्लास के कौशलों में कोई रैंक पदनाम नहीं था। वह केवल ये उम्मीद कर सकता था कि वे एक मायावी एसएसएस रैंक क्लास से अपनी उत्पत्ति के कारण उतने ही अच्छे थे। देखो, गॉब्लिन यहाँ हैं, किसी ने चिल्लाया, उसका ध्यान हॉल के दूर के छोर पर खींचा जहां गॉब्लिन उनकी ओर बढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि यह पता लगाने का समय है कि क्या ये रैंक रहित कौशल वास्तव में अपनी क्लास के लिए पर्याप्त मजबूत हैं या नहीं। अरियन ने जल्दी से अपने बैग से 2 स्क्रॉल निकाले। उसने पहले स्क्रॉल को खोला, उसे अपने दाहिने हाथ से छुआ, जिससे वह नीला चमका और फिर गायब हो गया। अरियन को कौशल बेसिक स्वॉर्ड आर्ट प्राप्त करने के लिए बधाई। अधिसूचना देखकर उसने दूसरे स्क्रॉल के साथ प्रक्रिया दोहराई। अरियन को कौशल मैजिक बुलेट्स प्राप्त करने के लिए बधाई। बेसिक स्वॉर्ड आर्ट, रैंक कॉमन, लेवल 0, विवरण, शुरुआती लोगों को सिखाया जाने वाला सबसे सरल और सबसे सार्वभौमिक तलवार कला। ये तलवारबाजी की प्रारंभिक तकनीकों में महारत हासिल करने पर केंद्रित है, जिसमें रूप, संतुलन और समय पर जोर दिया जाता है। मैजिक बुलेट्स, रैंक कॉमन, लेवल 0, विवरण, ये कौशल उपयोगकर्ता को शुद्ध जादुई ऊर्जा से बने बुनियादी प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल को बनाने और फायर करने की अनुमति देता है। ये 2 कौशल जो बड़ी बहन ने मुझे दिए हैं, मेरे जैसे शुरुआती के लिए अच्छे हैं। एक करीबी मुकाबले के लिए और दूसरा लंबी दूरी के हमलों के लिए। अरियन ने संतुष्टि में मुस्कुराया, अपने नए प्राप्त कौशलों का मूल्यांकन करते हुए। ये लड़ाई का समय है। उसने अपनी तलवार निकाली, अपने बैग को अपनी पीठ पर कसकर सुरक्षित किया और लड़ने के लिए तैयार होकर हॉल में आगे बढ़ रहे गॉब्लिन का सामना किया। कुल 10 स्तर 1 के गॉब्लिन। अरियन ने उनके हथियारों पर ध्यान दिया, पत्थर के चाकू और छोटे धनुष। वास्तव में अच्छे लक्ष्य, हमें हमला करना चाहिए। उनकी संख्या अधिक है, लेकिन अगर हम पहले हमला करते हैं और 1 या 2 को बाहर निकालते हैं तो यह एक आसान लड़ाई होगी, उसने अकादमी के छात्रों से कहा, जो लड़ाई के लिए समान रूप से तैयार थे। हम तैयार हैं, एक छात्र ने जवाब दिया। मेरे पीछे आओ, मैं एक मौका बनाऊंगा, फिर हमला करो। अरियन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। कुछ गॉब्लिन ने तुरंत उस पर तीर चलाए। चलो देखते हैं कि मेरी क्लास से मिला कौशल कितना उपयोगी है। उसने 3 डायमेंशनल बॉडी को सक्रिय किया और उसने जो अनुभव किया उसने उसे अंदर तक हिला दिया। यह धत, क्या ये कौशल टूटा हुआ है या क्या? अरियन ने आश्चर्य से कहा जैसे ही कौशल सक्रिय हुआ। अचानक उसका दृष्टिकोण बदल गया, वह खुद को एक तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख सकता था। उसके आसपास के हर विवरण को पूर्णता तक तेज किया गया था। दीवारों के पास कीड़ों की हल्की भिनभिनाहट, कोनों में मकड़ी के जालों के जटिल पैटर्न, हॉल के खुरदरे पत्थर से चिपकी हुई चमकदार नमी और यहाँ तक कि आने वाले तीरों का सूक्ष्म चाप, ये सब उसके सामने एक विशद त्रिआयामी पैनोरमा में प्रकट हुए। यह ऐसा था जैसे दुनिया खुद धीमी हो गई हो, हर विवरण को बढ़ाया गया हो, जिससे उसे अपने पर्यावरण की एक अद्वितीय जागरूकता मिल गई हो। ये बहुत शानदार है। अरियन मन ही मन खुश हुआ। स्विश 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 स्विश, जैसे ही तीर करीब आए, अरियन आसानी से उनकी हरकतों और प्रक्षेपवक्र ट्रैजेक्टरी को महसूस कर सकता था। वह एक तरफ हट गया, एक तीर से बचते हुए, जबकि दूसरे को अपनी तलवार से मोड़ दिया। लेकिन 4 और तीर उसके पीछे छात्रों की ओर जा रहे थे। मुझे लगता है कि मैं उनकी आखिरी बार मदद कर सकता हूँ।
आह भरते हुए उसने मैजिक बुलेट्स का इस्तेमाल किया, 4 शॉट फायर किए जिन्होंने आने वाले तीरों को रोक दिया और नष्ट कर दिया। बैंग 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 बैंग, सभी तीर तुरंत मार गिराए गए। अरियन तुरंत गॉब्लिन की ओर तेजी से बढ़ा। अपनी तलवार से उसने पहले वाले को मार गिराया, उसे कंधे से कमर तक काट दिया। हरी रक्त हवा में फैल गई, लेकिन अरियन ने गंदी तरल से बचा। गॉब्लिन का शरीर लाल चमक गया और गायब हो गया, कुछ आइटम पीछे छोड़ दिए। ऐसा लगता है कि वह सभी अकादमी का प्रशिक्षण बेकार नहीं गया, अरियन ने सोचा। 2 गॉब्लिन को दोनों तरफ से हमला करते हुए देखकर उसने प्रतिक्रिया करने के लिए 3 डायमेंशनल बॉडी पर भरोसा किया। उसने अपने बाईं ओर के गॉब्लिन पर एक मैजिक बुलेट फायर की, जबकि अपने दाईं ओर के पर क्षैतिज रूप से वार किया, उसे आधे में काट दिया। उसका शरीर कुछ ही क्षणों बाद गायब हो गया, लूट की बूंदें पीछे छोड़ दीं। मैजिक बुलेट से घायल गॉब्लिन दर्द में तड़प रहा था, उसके शरीर में एक छेद था। हालांकि वह मरा नहीं था, वह अक्षम था, धीरे धीरे अपनी चोटों के आगे घुटने टेक रहा था। लड़ाई इतनी रोमांचक है, अरियन ने गॉब्लिन से लड़ते हुए अपने अंदर संतुष्टि महसूस करते हुए उत्साह से सोचा। बाकी लोगों का क्या? दूसरों पर पीछे की ओर नजर डाली और ध्यान दिया कि वे भी गॉब्लिन को संभाल रहे थे। वे मुश्किल से 3 गॉब्लिन को संभाल रहे हैं, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। वह बाकी 4 गॉब्लिन की ओर तेजी से बढ़ा।